नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं मनीष। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पर और एक बड़ी अनूठी सी घटना। आप इसे केवल एक घटना कह सकते हैं, लेकिन नहीं, यह पूरी मानसिकता दिखाती है। और हमारी टीम ने जो थंबनेल आज बनाया है कि योगी आदित्यनाथ ने बरेली के आंवला के अच्छन मियां को जिंदा कर दिया। कैसे हुआ ये, आज बातचीत करेंगे ब्यालोक जी के साथ। तो सबसे पहले आइए ब्यालोक जी को जरा जोड़ लेते हैं, उसके बाद बात शुरू करते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। स्वागत वाली थाली ब्यालोक जी के लिए तैयार। बहुत सारे हमारे दर्शक कहते हैं ये स्वागत की थाली आप रोज दिखाते हैं ब्यालोक जी को, तो हम लोगों को भी दिखाइए, और ब्यालोक जी को भी आप नहीं दिखाते। तो साहब, ये एक भाव है, जो भाव मैं प्रस्तुत करता हूँ ब्यालोक जी के लिए प्रारब्ध पर। ब्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। ब्यालोक जी, एक तस्वीर से आज शुरुआत करते हैं और साथ में फिर बताते हैं आपको वो खबर। ये 3 खवातीनें दिख रही हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला कांस्टेबल दिख रही है, और उसके पीछे ये ऐसा ही दिख रहा है जैसे ये गिरफ्तारी का कोई सीन हो। अब सुनिएगा जरा। बरेली के आंवला में एक महिला और उसकी 2 बेटियां 2023 में, इस खातून ने, जो माँ है और ये 2 बेटियां, खातून ने क्या किया, अपने मियाँ अच्छे मियाँ को मार डाला, मृत घोषित कर दिया, कागज बनवा लिए, सब कुछ किया। और फिर जो पेंशन होती है सरकारी सहायता के लिए, वो लेना शुरू कर दिया। मामला यहीं तक नहीं रुका। ये 2 और जो दिख रही हैं खवातीनें, ये अपने उसी मरे बाप की बीवियां बन गई, क्योंकि 4 बीवियां तो हो सकती हैं। तो अच्छन मियां की अब कितनी बीवियां हुई? 3 बीवियां। हालांकि वो 2 बेटियां हैं। और उसके बाद अब 3 सरकारी पेंशनें ये लेना शुरू किया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में सीएम पोर्टल है, उस सीएम पोर्टल पर घर के ही किसी चिराग ने आग लगाई और शिकायत कर दी। उसके बाद ये पकड़ी गई, अब रिकवरी और बाकी चीजें। मैं इसे एक घटना इसलिए नहीं कहता हूं कि ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता है जो शुभेंदु अधिकारी, जब सरकार बदलती है तो कहते हैं कि 27 लाख लक्ष्मी भंडार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये बकायदे वो राशि ले रहे थे। सरकारी कोई भी योजना देखिए, मस्जिदों से कागज तैयार करा के 18 कागज की जरूरत है तो 118 कागज प्रस्तुत करके ये पैरासाइट हमारी इकोनॉमी, हमारे संसाधनों पर इसी तरीके से डाके डालते हैं। और ये सब हुआ क्यों? ये मानसिकता कब आती है ब्यालोक जी? ये मानसिकता वहां से आती है जब इस देश का कोई प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कैसे देखते हैं इस मानसिकता को? योगी ने तो अच्छन मियां को जिंदा कर दिया, अब अच्छन मियां जीवित भी निकल आए हैं जैसे ही ये जांच शुरू हुई। और उनकी 2 बेटियां जो उनकी बीवियां बनी थी, आप सोचिए कितना बेहुदाना बार्बर तरीका है। कैसे देखते हैं इसको आप? योगी ने तो अच्छन मियां को जिंदा कर दिया, पटाख से अच्छन मियां जिंदा हो गए योगी जी। बड़ी विनम्रता से आपके वाक्य में एक सुधार करूं। ये मानसिकता मौनी बाबा के समय से नहीं आई है, जो रेनकोट पहन के नहाते थे, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला है। ये इनकी किताब से आई हुई मानसिकता है। ये इनके रहबर से आई हुई मानसिकता है। लूट और दूसरों के धन पर कब्जा, ये मूल है, ये सिद्धांत है। अगर ये नहीं होता तो ईरान में जो शैतान का जनाजा निकला है उसमें लाखों लोग शामिल नहीं होते। यहाँ से महबूबा मुफ्ती इस तरह हाय हुसैन हा हुसैन न करती जैसे उनके अब्बा हुसैन का इंतकाल हो गया हो। आपकी दोस्त आरफा खानम शेरवानी वहां पर शेरवानी के साथ साथ वो माथे पर फिलिस्तीनी कफिया पहन के, और उसको ये न कहती कि फिलिस्तीनी कफिया यहाँ बहुत प्रचलित है। अरे बीबी, अगर नहीं पहनोगी तो वो सर जो लेके गई हो ना, और जिसके लेके गई वही नहीं रहेगा, किसी क्रेन से टंगी हुई रहोगी। जिसको राबर बनाते हुए थकती नहीं, वो हजारों लड़कियां मार दी उसने, केवल इसलिए कि उन्होंने बाल खुले रखे थे। केवल इसलिए एक बच्ची के सामने, मैं इस पर आऊंगा आंवला पर,
लेकिन थोड़ा सा हारमोनियम लेके इसलिए घूम रहा हूं कि इस पूरी मानसिकता को समझा जाए। बहुत जरूरी एक 4 साल की बच्ची के सामने उसके बाप को टांग दिया गया, वो इन लोगों का रहबर है सर। और वो बाप हंसते हुए अपनी बेटी को बाय करते हुए इस दुनिया से चला गया। क्या कमाल का बाप था, और क्या कमाल के जल्लाद ये लोग हैं, और क्या कमाल की इनकी पुश्तें हैं जो उस शैतान को, उस जल्लाद को, उस आदमखोर को रहबर बता रही हैं। कश्मीर में उसके नाजायज बेटे बेटियां मानसिक तौर पर, मैं ये कह रहा हूं, मानसिक तौर पर तो उसके बेटे बेटी है ना, बाप ही बनाए हुए थे। 500 करोड़ इकट्ठा कर लेते हैं। आपके लखनऊ में हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए कहते हुए छाती पीटते हुए निकलते हैं। आप जो कहते हैं मरसिया तर्रा और नौखानी सब हो रहा है, यही वो मानसिकता है, यही वो मानसिकता है 27 लाख की, और यही वो मानसिकता है। और बाप को अब देखिए फिर विवाद हो जाएगा। आपको इस बात का कष्ट है कि बाप शौहर बना लिया। अरे भाई इन लोगों में चलता है यार, होता रहता है। कभी कोई किसी का हलाला कर बैठता है, कभी कोई किसी के साथ, यत्र तत्र सर्वत्र ये लोग सोते रहते हैं। किस चीज की पवित्रता है भाई? और ये बातें अगर आप कह दें तो आप विवादित हो जाएंगे, आपके ऊपर ये लोग फतवा जारी कर देंगे। लेकिन ये लोग कभी नहीं सोचते हैं कि इस तरह के काम, यही नहीं, अच्छन मियां को तो जिंदा किया, मजारें ढाई, मस्जिदें टूट रही हैं अवैध, लेकिन ये जो विक्टिम कार्ड हमेशा लेके गले में दौड़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और इनके साथ इनके सेकुलर दोगले लोग जो हैं, वो जो इनको बढ़ावा देते हैं, उनसे जरा पूछना चाहिए कि भाई हर एक जगह में काहे अवैध निकलती है, हर एक जगह मस्जिदें काहे अवैध निकलती है, कोई मंदिर क्यों नहीं अवैध निकल जाता है भाई? किसी सरकारी जमीन पर कोई मंदिर क्यों नहीं निकलता है? अगर निकलता है, मैं ये कह रहा हूं, और उसको तोड़ने कोई जाता है सरकारी अधिकारी, क्या एक हिंदू विरोध करता है? नहीं करता है। ये सांस्कृतिक सभ्यतागत अंतर है। और आप देखिए इन एकदम सामने दिख रहा अत्याचार, अनाचार, और सामने नंगी आंखों से जो दिख रहा होगा कि इन्होंने अवैध काम किया हुआ है, उसमें अगर कार्रवाई करने एक पुलिस वाला डंडा लेकर चला जाए, उसको ये लोग लिंच कर देंगे। फिर पूरी फोर्स लेकर जाना पड़ता है। इनका सांसद बिजली चोर है, संभल वाला, तथाकथित मस्जिद के इससे सारे मोहल्ले को जा रही थी लाइन, कटिया फंसाना जिसको कहते हैं। 2.5 करोड़ या 5 करोड़ का उसका बिल था, सरकार ने वसूला। पूरा संभल इन्होंने ढक दिया था, ढक दिया था साहब। पूरे संभल के अंदर से एक पूरी सभ्यता जीवित हो गई, निकल आई। कमाल कर दिया इन लोगों ने। और उसके बाद ये बोलते हैं, उसके बाद ये रोते हैं, उसके बाद ये नारा देते हैं, हमसे हमेशा हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा। अबे किससे मांगा जाएगा? तुमसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? जिन्होंने पाकिस्तान में 99% तुम्हारे बाप दादा सब ने वोट किया, जो तुम आज भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का तमगा लेके चलते हो, जिसके इकबाल ने लिखा था, हो जाए अगर शाह खुरासां का इशारा, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पे। कौन है शाह खुरासां? तुर्की है ना? कि तुर्की के खलीफा अगर बोल दे तो इस हिंद की नापाक जमी, अबे जाओ बे। जब ये नापाक है और तुमने पाकिस्तान बना लिया पाक जमी वाला, तो यहां क्यों पड़े हुए हो भाई? तुमसे किसी डॉक्टर ने बोला है? हिंदू तुम्हारे चरणों में पड़ रहे हैं क्या कि यहीं रहो? जाओ। तुमको अगर इतनी दिक्कत हो रही है, आरफा खानम क्यों नहीं ईरान में ही रह जाती हैं? 16 सालों बाद मैं आई हूं, मेरी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। अरे तुम वहीं रहो यार। तुमको जब रोज यहां जख्म दिया जा रहा है
और अपने रहबर अपने बाप के पास तुम पहुंच गई हो तो फिर वापस मत लौटो बीबी। यहां आकर अपने मुंह से हक के गंदगी मत फैलाओ। अपने मौखिक बवासीर का वही इलाज करा लो और एक लाइन बोल के दिखाओ तुम मुझे। ईरान में IRGC वाले डंडा न कर दें तो फिर कहना। हजारों लोगों की चिता पर बैठकर जो खामनेई राज करता रहा, उसके राज में ये लोग इस तरह करते हैं। तो फिर एक बाप को मार दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया सर? आप सुबह सुबह ये मसला लेके आ गए हैं। एक आदमी को तो मारा है और सही में मारा भी नहीं है। आपके योगी आदित्यनाथ के सरकार की गलती है। काहे जिंदा किए जी? पैसा देते रहते। अभी तक अरे सब आप चल बात कर रहा रहे है हैं, ऐसे ही। अरे अभी सर तक आप तो बात ऐसे ही कर रहे चल। हैं, सुनिए तो सर, ये जो अन्नी बेगम है मोहतरमा, तो इन्होंने पहले अच्छन मियाँ को मार दिया और पेंशन लेना शुरू की। फिर उनको लगा कि अरे भाई हमारी सुवालीन और सन्नो भी, ये दो ठो हमारी लड़कियां हैं, अच्छन मियाँ की बना दिया उनको भी। अब ये तीनों मिलके, आपने बिल्कुल सही कहा, कह रही हैं कि योगी सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है। हम तो ये अरे विक्टिम कार्ड भी आ गया है। आप किसी मुसलमान को जैसे ही कहेंगे बाबू सोना राजा कानून का पालन करो, हेलमेट पहन लो, आप उसका शोषण करने लगेंगे। आप कहेंगे कि चोरी की बाइक मत लो, आप उसका शोषण करने लगेंगे। कहेंगे अवैध कब्जा मत करो, शोषण करेंगे। आप कहेंगे कि भाई किसी की जान मत लो, आप अवैध, आप उसके साथ अरे शोषण कर रहे हैं। अरे सुनिए तो सर सुनिए तो, यहाँ तो योगी जी ने ये सुवालीन और सन्नो के अब्बू और अन्नी बेगम के अच्छन मियाँ को जिंदा कर दिया। जिंदा करना तो पुनीत काम है भाई, ना प्रकट हो ना ना गए। ना ना ना, उससे उनकी अवैध जो काम करने की प्रबल इच्छा थी और जो वो कर रही हैं वो दिक्कत है। अगर आप मुसलमान को वैध कामों में लगा देंगे, उसको बेचैनी होती है साहब, क्योंकि उसका सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है माले गनीमत, अच्छा लूट, अच्छा आपको कोई भी अच्छा संधि। अच्छा आपके सामने एक अजीब सी सिचुएशन पैदा करूं। जो मैंने अभी कहा कि ये मामला यूपी CM पोर्टल पर शिकायत किसने की, तो शिकायत वाला तो मामला जानने के बाद आप लग रहा है कि जरा गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि ये शिकायत जो दिया वो आंवला निवासी हसीना बेगम ने दिया है। अब इसको क्या कहिएगा? मैं कोई इस पर नहीं गड़बड़ाऊंगा। हसीना बेगम के अच्छन मियाँ से होंगे कुछ लाग डाट, मुझे नहीं पता, मैं कह सकता हूँ। मुझे जो लग रहा है कि अच्छन मियाँ से हाँ, होंगे, उसको नहीं मिल रहा होगा, या हसीना बेगम ने कहा होगा कि अच्छन मियाँ को हम भी मारेंगे, हमारे ऊपर भी दावा है। भाई बंगाल में एक घर से 700 लोग मिल जा रहे हैं एक नहीं पते नहीं, पर। चौथी सीट खाली भी तो थी। दो बेटियां, चौथी एक असली बीवी खाली और भी, चौथी ये। तो बस अभी अभी इन लोगों के सबसे बड़े ठिगने हाजी ने तीसरी शादी करके फिर एक हिंदू से वो पूरा खाया है कि 60-62। हम्म और उससे पहले जाइए तो बहादुर शाह जफर, इन लोगों के हम्म आखिरी जो हमारे बादशाह हुए थे, बादशाह सलामत, जिनके औलादें आजकल कलकत्ता में भीख मांग रही हैं मियाँ हैं। तो हम्म बादशाह जो बहादुर शाह जफर हुए थे, उनको 82 साल में, नहीं सॉरी 86वें साल में उनको ये इल्हाम हुआ कि हमें एक ऐसी बेगम चाहिए जो लौंडों की तरह दिखे, और तब 15 साल की उनकी बेगम से शादी करवाई। भाई साहब, कोर में सेक्स और के अलावा कुछ नहीं। अब ठीक है, अगर बिल्कुल। आपके दिमाग में मैं परमानेंटली सेक्स लूट भर दूं, तो आप आदमी रहेंगे कि जॉम्बी हो, ये मुझे नहीं नहीं, बताएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक और चलिए, योगी आदित्यनाथ, संभल का नाम आपने कई बार लिया, तो जरा हम इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये कहने वाले प्रधानमंत्री एक हमने देखा। तो उत्तर प्रदेश में भी मौलाना मुलायम की एक सरकार देखी, उसके बाद अखिलेश यादव देखी और उनके चचा आजम खान को देखा। अब जरा ये मामला देखिए, उसी संभल का ये मामला है। संभल में
38 एकड़ सरकारी जमीन को नगर पालिका द्वारा जो है एक मजहबी व्यक्ति को उसके नाम चढ़ा दिया गया था, और इसमें आजम खान का वो सहयोगी था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अब योगी सरकार ने 101 करोड़ की कीमत की वो 38 एकड़ जमीन जो है वापस राज्य सरकार के नाम पर चढ़ गई है। लेकिन हकीकत देखिए कि इसी 38 बीघे पर बाकायदे मेंथा फैक्ट्री, हड्डी फैक्ट्री, एक दुकान और 5 और बड़ी बड़ी संपत्तियां बनाई जा चुकी थी। योगी सरकार ने छोड़ा नहीं साहब। योगी जी ने किया है कि अब इनमें से 18 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ये अवैध कब्जे वाले हैं अवैध जमीन पर, और इनकी कुड़की वसूली। सब जमीन तो ले लिया, जमीन पर तुमने जो मकबरे मतलब हड्डी और मेंथा खड़ा किया था उसको भी उन्होंने ले लिया, और 18 गिरफ्तारियां भी हो गई। योगी जी तो मतलब गजब, वाकई मजा। ये पीठ, नाथ पीठ के वो सिद्ध संत हैं। अच्छन मियाँ को जिंदा कर दे रहे हैं, 38 बीघा जमीन जिंदा हो जा रही है, 101 करोड़ की जमीन वापस स्टेट गवर्नमेंट को आ रही है। अभी कानपुर में कम से कम 50 से 55 साल पुराना, आजादी के समय, 50-55 में गलत बोल रहा हूँ, आजादी के समय से ही अंग्रेजों द्वारा एक खास मजहबी आदमी को अलॉट की गई थी कैंटोनमेंट की जमीन, और उस कैंटोनमेंट की जमीन को लेने के लिए भारत की सेना वो जदोजहद करती रही। अंततः उसको 6-8 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने खाली करा के वो जमीन वापस दी। इस पर मैंने वीडियो भी किया था। तो योगी जी एक तरफ जमीनें जिंदा कर रहे हैं, आदमी जिंदा कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं भाई लोग कि योगी जी तो हमारा शोषण कर रहे हैं। सर देखिए, आप, मैं फिर वही बात कहूंगा और विवादित होऊंगा, मुझे इच्छा है विवादित होने की। एक मुसलमान का वैध काम कोई भी दिखा दीजिए मुझे। प्रेम है सर, वो सिद्धांत है, वो इनकी फिलॉसफी है जी। आपने मुझे चैलेंज कर दिया कि एक भी वैध काम मुसलमानों का दिखा दीजिए। भाई साहब, भारत में कोई वैध मुसलमान रहता ही नहीं है, अवैध सारे मुसलमान हैं, सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, तो फिर उनके काम कहाँ से वैध आएंगे आप बताइए। और केवल भारत नहीं, मैं तो कहता हूं कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक भी वैध मुसलमान नहीं रहता, सबके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। अब बोलिए सब। सर ऐसा है कि यही सब सच अब बार बार रेजोनेट हो रहा है, वरना वीएस नायपॉल ने 25 साल पहले हम लोगों से लिख दिया कि इस्लाम हारे हुए लोगों का मजहब है जिनको जबरन किया गया। उसी बात को हम और आप दूसरे शब्दों में कहें, उसी बात को वीएस नायपॉल ने बहुत पहले कहा। हाँ, वो चूंकि अंग्रेजी में लिखते थे तो और वो चूंकि भारत से घटिया हिंदी बिरादरी के नहीं थे, इसलिए उनके अंदर ये हिम्मत थी। वो सेकुलर आंधी से ग्रस्त नहीं थे, अंधे नहीं हुए थे। पैरासाइट होने की बात आपने की, पाकिस्तानी इनके तो अब्बा हुजूर हैं सर। पाकिस्तानी अब तो सिंध घाटी सभ्यता के रहबर बन रहे हैं, रहनुमा बन रहे हैं, कह रहे हैं कि पाणिनि हमारे हैं, संस्कृत हमारी है। और इतना ही नहीं, हम तो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। पहले उनका इतिहास 1947 से शुरू हो रहा था, अब पता नहीं कहां ले जाएंगे, लेकिन उसमें गड़बड़ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि तब तो अल्लाह हुजूर ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो तो 1400 साल पहले आए हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर कह देंगे कि अच्छा वेदों में, जैसे इनका वो एक कौन था, जाकिर नाइक, जो कहता था कि कुरान से वेदों में बात ली गई है। ये वही बात है कि मेरा पोता जो 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद पैदा होगा, उससे मैंने बहुत सारी बातें सीख ली। और यहाँ पोते की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ तो कितनी पीढ़ियों, 50 पीढ़ी या 100 पीढ़ी या 1500 पीढ़ी के बाद की बात हो रही है। क्योंकि राखी गढ़ी से अभी तक तो केवल राखी गढ़ी में मिला है, 7000 साल ही हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि तुम्हें नहीं पता है, इसका मतलब वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता, हमारी सभ्यता इतनी ही पुरानी है, ऐसा नहीं है। बेटा ज्ञान बढ़ाओ। अंतिम बात यही है कि इन लोगों से
ठीक इसी तरह और इससे भी ज्यादा स्थिति से निपटने की जरूरी है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ निपट रहे हैं। 3800 बीघा जमीन जिस तरह उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने मुक्त कराई है और वो मुक्त रहे ये तय करना है। ये लोग कहीं भी कैसे भी ये जब शुरुआत करते हैं तो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को तोड़ने की जरूरत है। पहले एक आध पन्नियां आती हैं, फिर धीरे से 2-4 ईंटें आती हैं, फिर धीरे धीरे उस पर कुछ कुछ चढ़ता है और फिर धीरे धीरे पूरी बस्ती होती है। और योगी ने यह दिखा दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। वो जहां अभी 3 साल में बड़ा अच्छा जंगल हो गया है। अवनीश भाई, आप पहले जहाँ रहते थे लखनऊ में, उस तरफ जो एक 5,000-10,000 लोग जहाँ अवैध थे, अकबर नगर, उसको उन्होंने कितना बढ़िया उद्यान बना दिया है। आज जाइए तो वहां पर टहलने में बड़ा मजा आता है, जबकि वो लगता था कि ये तो असंभव है, ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। बस ये लास्ट लाइन मैं आपकी ले रहा हूं आज की चर्चा के लिए कि असंभव कुछ भी नहीं है। और असंभव तब कुछ भी नहीं है जब इस देश के सनातनी 2 उंगलियों का काम करें। हाथों में हमारे पत्थर नहीं रहते, एक पर लोकतंत्र की स्याही लगवाते हैं और दूसरे से ईवीएम का बटन दबाते हैं। अगर ये हर 5 साल में होता गया, जो कि 2014 से इस देश में हो रहा है, बाकी उसका एक्सटेंशन डबल इंजन सरकारें हम देख रहे हैं, तभी अच्छन मियां फर्जी पेंशन लेने वाले वो जिंदा किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उन्हें जिंदा कर रहे हैं। 27 लाख अन्नपूर्णा भंडार का पैसा खाती थी ये तमाम खवातीनें अवैध, जो कि भारतीय नागरिक भी नहीं थी, उनको शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, हेमंता पहले ही कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का आपने बताया। ये सब क्यों संभव है? ये संभव हुआ है हमारे एक वोट से और लगातार बनती सरकारों से। यही असंभव को संभव बना रहा है। ये आज का मुझे लग रहा है कि अमृत विचार है इस 20 मिनट के अमृत मंथन का, या विष मंथन या समुद्र मंथन, आप जो भी कह लीजिए। दर्शकों, आज की चर्चा समाप्त करने से पहले, आपसे आज्ञा लेने से पहले, एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र करूंगा और याद दिलाऊंगा आपको। साल 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट। आज जो लोग कहते हैं कि इस देश में अब मजहबी दंगे क्यों नहीं होते, करने की हिम्मत क्यों नहीं होती, उन्हें देखना चाहिए कि किस तरीके से गुजरात उस समय दंगों में जला करता था। उसके आरोपी, जिसमें 56 लोगों की मौत हुई थी, 56 और 246 लोग सीरियसली इंजर्ड थे, घायल थे। उनके आरोपियों में से अहमदाबाद गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और वो फैसला आया है कि 38 लोगों को मृत्युदंड, 11 को जीवन कैद, आजीवन कैद जो होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इस पर हम आज रात को व्यालोक जी रहेंगे और भट्ट साहब रहेंगे हमारे साथ। हम इस पर एक विस्तृत लाइव करेंगे, लेकिन उसी के साथ ये मानसिकता क्या कहती है दंगाई से लेके मजहबी फ्रॉड करने की, इसको हम जोड़ेंगे कहां से? प्रधानमंत्री इंडोनेशिया दौरा, और वहां के सदर जब ये कहते हैं कि मैंने अपना डीएनए कराया था और मेरा डीएनए हिंदू है, तो ये मानसिकता कहाँ ले जाती है? और व्यालोक जी ने अभी कहा कि अब तो संस्कृत भी उनकी है, अब तो वेद भी उनके हैं। तो इस पर एक बड़ी मजेदार चर्चा होगी। आज का लाइव सेशन रात के 9 बजे प्रारब्ध का जरूर देखिएगा। तो आज की ये चर्चा अगर आपको तनिक भी सार्थक लगी हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए, शेयर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिए क्योंकि प्रसार ज्यादा होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप स्नेह दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा भी यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, और हाँ, व्यालोक वाणी याद रखिएगा, वहां भी जाते रहिए। हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।